नीति राजनीति में आपका स्वागत है। साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून जाए इन, उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला स्टेटमेंट दे दिया कि 2045 तक उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक देश हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। और इसके कारण अगर देखा जाए तो बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से आई है। आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अपने को कहता है, लेकिन एक्चुअली है डिक्टेटरशिप। बट ये सारे इश्यू के बारे में और बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ हैं एम्बेसडर स्कंद तायल। ये साउथ कोरिया में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। तायल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना समय दिया। तो ये स्टेटमेंट को क्या समझा जाए कि साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून जाए इन, वो कहते हैं कि नॉर्थ और वो एक साथ मिलकर एक देश हो जाएंगे। ये तो इस तरह की बात नहीं हो गई कि हम कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान एक देश हो जाएंगे 20 साल में। कुछ इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि जितना हमको पता है इन दोनों देशों की कभी पटती नहीं है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जानी दुश्मन है एक दूसरे के। मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को अच्छा होगा कि थोड़ा सा हम पीछे ले जाएं और इतिहास के बारे में बताएं कि 1945 में कोरिया का विभाजन क्यों हुआ। अच्छा, 15वीं शताब्दी से कोरिया एक ही देश था और एक ही किंगडम चोजन डायनेस्टी वहां पर रही। 1910 में जापान बड़ा स्ट्रांग हो गया था, तो 1910 में कोरिया पूरा जापान की कॉलोनी हो गया। और 1945 में जब जापान की हार हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय महायुद्ध में, तब अमेरिका और सोवियत यूनियन जो उस समय के सरगना थे, उन्होंने आपस में एक निश्चय लिया, एक निर्णय लिया और कोरिया को आधा आधा डिवाइड कर लिया। जैसा कि उन्होंने, आपको याद होगा कि यूरोप में भी किया था। ईस्ट यूरोप पूरा सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में आता था और वेस्ट यूरोप, फ्रांस वगैरह अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आते थे। वो ये हमें सोच देखना चाहिए कि उस समय कोरियन से किसी ने नहीं पूछा कि आप विभाजन चाहते हैं कि नहीं। तो ये फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान जब बना तो जिन्ना और जिन्ना के जो समर्थक थे वो सब चाहते थे कि पाकिस्तान बने, पर कोरिया का जब विभाजन 1945 में हुआ तो कोरियंस ने नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। पर फिर धीरे धीरे दोनों भागों में उनका जो आइडियोलॉजी थी वो इतनी फर्क होती चली गई कि नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया बिल्कुल कम्युनिस्ट हो गया और साउथ कोरिया जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था, पहले वहां डिक्टेटरशिप रही और उसके बाद वो डेमोक्रेसी हुआ करीब 1989-90 में। पर हमें एक ख्याल ये रखना चाहिए कि किम इल संग का नाम आपके दर्शकों ने जरूर सुना होगा, जो नॉर्थ कोरिया के लीडर थे जब इसका विभाजन हुआ 1945 से करीब 1975 तक। पर वो जो थे वो एक नेशनलिस्ट थे और वो हो ची मिन की तरह एक बहुत ही अच्छे लीडर थे और जापान के खिलाफ भी लड़ रहे थे और चीन के साथ थे वो। तो जो पूरा कोरिया का विभाजन हुआ उसमें अमेरिका ने इस तरह की एक नीति अपनाई कि किम इल संग जो एक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रभक्त थे, उनको उन्होंने बहुत ही डिमोनाइज किया और उनको कहा कि वो कम्युनिस्ट हैं और बहुत ही खराब आदमी है। जैसा कि अमेरिका की नीति आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला को भी उन्होंने कहा था कि ये तो टेररिस्ट है। तो अब हम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो अमेरिकन मीडिया कहे, वेस्टर्न मीडिया, पूरा उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा। जो अब मून जाए इन है, जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति है, उनकी ये स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक हो जाएंगे, इसमें आपको कोई तथ्य लगता है कि ऐसा कुछ भी होने की संभावना भी है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, बट बहुत लोग कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया या उत्तर कोरिया लगभग डिक्टेटरशिप है, कि एक ही परिवार का राज चल रहा है पिछले 40-50 सालों से। तो आपको लगता है ऐसी कोई संभावना भी है? मैं समझता हूं कि एक देश कुछ रूप में हो सकता है, वन कंट्री विद टू सिस्टम्स, जैसे चाइना ने कहा है। हांगकांग है उनके पास, सब दुनिया समझती है कि चाइना का भाग है और सिस्टम वहां फर्क है। और चाइना ने ताइवान को भी इस तरह कहा है कि वी कैन हैव वन कंट्री टू सिस्टम्स। तो उस तरह की परिस्थिति एक आ सकती है। मैं ये नहीं समझता कि पूरा यूनिफिकेशन होगा, पर जैसे उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं कि ओलंपिक्स में दोनों देश मिलकर एक ही टीम बनाएंगे, फ्लैग एक हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि यूनिफिकेशन यानी जो एक साथ आएंगे, किस रूप में आएंगे, किस रूप में आएंगे उसमें बहुत समय लगेगा। क्योंकि आप वहां राजदूत भी रह चुके हैं, हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि उत्तर कोरिया के लोग भागकर
साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, पर उत्तर कोरिया काफी गरीब है। तो ऐसा आपको लग रहा है कि कोई पब्लिक से प्रेशर, कि जो गरीब जनता है नॉर्थ कोरिया की, जिनको बाहर के एड पे, यानी भारत भी वहां चावल बेचता है, फूड एड हब उनको, यानी एक तरफ जो आधा कोरिया है वो तो उनके पास खाने की भी तकलीफ है, उनके पास खाने के लिए धान नहीं है, पर साउथ कोरिया में वो देखते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर देश वो बन गया। तो आपको लगता है पब्लिक प्रेशर भी है नॉर्थ कोरिया में? देखिए, नॉर्थ कोरिया में जो इस समय का जो सिस्टम है, वहाँ कोई फ्री मीडिया नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं किसी को पता नहीं है। अच्छा। पर ये बात जरूर है कि वहाँ बहुत गरीबी है और खाने पीने की बहुत कमी है, क्योंकि पिछले 70 साल में देखा गया है कि एवरेज वेट एक नॉर्थ कोरियन का बहुत कम है और साउथ कोरियन का बढ़ गया है। मैं एक सप्लीमेंट्री आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कुछ दिन पहले। उस डॉक्यूमेंट्री में ये कहा था कि बहुत सारे लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग उनके जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में से भी लोग भाग के जाना चाहते हैं, क्या कि वो अमीर और समृद्ध देश में जा चुके हैं। इसलिए उन्होंने वहां पे एक फायरिंग स्क्वाड रखा हुआ है और एक जो डीमिलिटराइज सॉर्ट ऑफ जोन है, जहां पे, और वहां से अगर लोग भागते हुए देखे तो अपने ही लोगों को गोली मार देते हैं कि हमारे देश से कोई भाग ना जाए। ऐसा मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा था। वो कितना सच है आप बता पाएंगे कि ऐसा ये सही है। बॉर्डर कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो किसी को पासपोर्ट भी इशू नहीं करते हैं। और जो लोग जैसे चीन में कुछ नॉर्थ कोरियंस काम करते हैं, अगर कोई साउथ कोरिया आ जाता है तो उसके परिवार को वहां जेल में डाल दिया जाता है, पूरे परिवार को नॉर्थ कोरिया में जेल में डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में अगर एक आदमी कोई साउथ कोरिया भाग जाए तो उसके पूरे परिवार को जेल में नॉर्थ कोरिया में डाल दिया जाता है। तो पूरा जो वहां पे जनता है वो बहुत ही दबी हुई है और बहुत ही डरी हुई है। तो इसलिए वो सोच भी नहीं सकते कि अगर हम, और बॉर्डर बहुत तो स्ट्रिक्ट है, एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ पूरा माइंस लगी हुई है। अच्छा, आप क्योंकि वहां पे राजदूत रह चुके हैं साउथ कोरिया में, अब हमारे मतलब हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत सारी चर्चा होती है कि आप कौन सा हेयर कट कर सकते हैं, आपके बाल कैसे कटे होने चाहिए, वो भी सरकार डिसाइड करती है। नॉर्थ कोरिया में कोई 22-23 हेयर कट्स की लिस्ट इशू हो जाती है। आपको उनके जो पुतले बने हुए हैं, जो वहां के लीडर्स हैं, जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, उनको नमन करना पड़ता है जाकर के। ये सारी चीजें क्या सच है या ये मीडिया में सिर्फ अटकलें लगाई जाती हैं और इसमें कोई तथ्य नहीं है? नहीं, ये सच है। ये सच है। रेजिमेंटेड सोसाइटी है। मतलब आप क्या हेयर कट करेंगे, औरतें क्या हेयर कट करेंगी? सब वो भी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार नॉर्थ कोरिया गया था, तो वहाँ स्कूल में लेके गए थे, वहां पर तो 8-8 साल के बच्चे वहां पे, किम इल संग उस समय जिंदा थे, उनकी एक मूर्ति लगी हुई थी और उसके आगे इस तरह नमन करते थे जैसे कि वो भगवान हो। अच्छा। तो इस तरह से उनको ब्रेन वॉश किया गया है बच्चों को, और कि उनको अपना सोचने के लिए कोई स्कोप नहीं है। स्टेट कहेगी कि आपको क्या पहनना है, क्या, बहुत ही उसमें भी कुछ बहुत कम डिजाइन्स के कपड़े मिलेंगे आपको, और तो बहुत वो देश के राष्ट्रपति की तरह चलाते हैं। तो राष्ट्रपति ये डिसाइड करते हैं आप कैसे बाल काटेंगे, औरतें और आदमी भी, क्या कपड़े आप पहनेंगे, सारा कुछ। और आप देश के बाहर भी नहीं जा सकते। देश के बाहर हमने ये सुना है कि वहाँ इंटरनेट भी बैन है, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलता। इंटरनेट बैन है, बहुत ही कम एक्सेस है उसको। पर कुछ वीडियोस और कुछ सीडीज अब साउथ कोरिया से वहां स्मगल होकर पहुंची हैं, तो वो लोग देख सकते हैं। तो कुछ लोगों में अब पता चला है कि भाई बाहर की दुनिया कैसी है। अभी 10 साल पहले तक वहां के लोगों को ये भी पता नहीं था कि 1969 में, आज से 50 साल पहले, चंद्रमा पे आदमी लैंड कर गया। वो भी नहीं पता, क्योंकि वो अमेरिकन था, तो उन्होंने किसी को वहां बताया ही नहीं। पूरी न्यूज में कहीं कुछ नहीं आया। आप कह रहे एक तरीके से जाहिल रखा, पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। उनको सोचने समझने की शक्ति को भी कंट्रोल करके रखा। अच्छा, इसमें अभी एक बात हमसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो ऐसी जनता है जो गरीब है, खाने के पैसे नहीं है, और मतलब उनकी लाइफ पूरी तरह को नियंत्रित करके रखती है सरकार, लेकिन दूसरी जगह हमने देखा कि उत्तर कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है। हमने ये भी देखा कि उन्होंने एक लॉन्च गाइडेड रॉकेट टेस्टेड मतलब रॉकेट सिस्टम छोटा वाला टेस्ट किया है रिसेंटली, जो शॉर्ट रेंज का है। आपने अपने आर्टिकल में कुछ दिन पहले ये लिखा था, क्योंकि
जो नॉर्थ कोरिया है उनके पास कोई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक पे अटैक कर सके नहीं है, इसलिए अमेरिका इससे चिंतित नहीं है। क्या ये सच बात है कि अमेरिका को इसकी चिंता नहीं है क्योंकि उनके मिसाइल्स कुछ कम ही दूरी तक जा सकते हैं? देखिए, अमेरिका ने जो पिछले 3-4 साल में पूरा प्रयत्न किया है कि नॉर्थ कोरिया के पास ऐसी शक्ति ना आए, ऐसा कोई मिसाइल ना आए जिससे कि वो अमेरिका के मेन लैंड पर हमला कर सके। और एक बार उन्होंने टेस्ट किया था, 1-2 टेस्ट किए थे, पर इस समय जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन में जो समझौता हुआ था जब ये सिंगापुर में मिले थे 2018 में, तो उसमें किम जोंग उन ने कहा था कि मैं अब ऐसा टेस्ट नहीं करूंगा किसी रॉकेट का जो अमेरिका जा सकता है, और न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करूंगा। और उनकी ये एक इच्छा थी या सोच था कि जो अमेरिका ने बहुत सैंक्शंस लगाई हुई हैं इस समय नॉर्थ कोरिया के ऊपर, कोई व्यापार नहीं कर सकता, कोई मनी ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वहां काफी तकलीफ है कि अमेरिका कुछ सैंक्शंस को हटा देगा, पर अमेरिका ने वो हटाया नहीं। तो इस समय दोनों देशों के बीच में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, अभी हम एक छोटा ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी और जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या चर्चा हुई, क्योंकि हमने देखा था कि उनकी काफी तारीफ की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो क्यों तारीफ की थी, पर उसके बाद में उसका नतीजा क्या हुआ, ये सारी हम चर्चा करेंगे।